किसी जर्नलिस्ट का एजेंडा उसके द्वारा बोली गई बातों से कम और उसके द्वारा छोड़ी गई खबरों से ज्यादा पकड़ा जाता है। और रवीश कुमार ने झारखंड के छात्रों को अपना एक जवाब देकर बिल्कुल इस बात को सच साबित कर दिया है। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूँ, फेसबुक पर कई बार लिखा है और परीक्षा को लेकर जब छात्र संदेश भेजते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी लिखा है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि झारखंड में हजारों स्टूडेंट्स जेपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में अलिजिड धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन अपने 12वें दिन तक पहुंच चुका है और स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। अब इन सारी चीजों के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनको स्टेट कंट्रोल इंक्वायरी नहीं चाहिए बल्कि इंडिपेंडेंट सीबीआई प्रोब चाहिए। लेकिन जब झारखंड के स्टूडेंट्स ने रवीश कुमार से इस आंदोलन को सीरियसली कवर करने के लिए कहा तो रवीश कुमार ने जवाब दिया कि हम तो छोटे से यूट्यूबर्स हैं, सारी परीक्षाओं के मामले को, सारे आंदोलनों को हर राज्य में कवर थोड़ी कर सकते हैं। और रवीश जी ने इसका बहाना दिया कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही कहाँ हैं। वाह मेरे बेटे वाह। सीजेपी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भाई साहब ने 17 वीडियो बना दिए हैं। किसी वीडियो में प्रोटेस्ट का अपडेट दे रहे थे, किसी में पुलिस का एक्शन दिखा रहे थे, किसी में धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ते हुए प्रेशर की चर्चा कर रहे थे और किसी में उनके रेजिग्नेशन की मांग उठा रहे थे। और रेजिग्नेशन के बाद जो जंतर मंतर पर सेलिब्रेशन हुआ उसको भी भाई ने कवर किया था। लेकिन जब झारखंड के स्टूडेंट्स ने वैसे ही कवरेज मांगी तो अचानक से भाई साहब को पता चला कि उनके घर में तो दाने ही नहीं है, उनके पास तो रिसोर्स ही नहीं है। पर चलिए रवीश कुमार के रिसोर्सेज का थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। इजराइल गाजा वॉर पर उन्होंने एक पूरी नंबर्ड सीरीज चलाई थी जिसका नाम था इजराइल गाजा सागा। यह सीरीज कम से कम 40 दिन चली थी। छठे दिन वाला वीडियो 12 अक्टूबर 2023 को अपलोड हुआ था और उस पर करीब 50 लाख व्यूज आए थे। 17वें दिन वाले एपिसोड पर 51 लाख व्यूज आए थे और 40वें दिन वाला एपिसोड करीब 16 लाख व्यूज तक पहुंचा था। और इसका मतलब यह है कि ये कोई ओकेजनल इंटरनेशनल कवरेज नहीं थी, एक ही कॉन्फ्लिक्ट पर लगातार नंबर्ड एपिसोड बनाए गए थे और इन सारी चीजों पर रिसर्च की गई थी, स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वीडियो एडिट किए गए थे। कई हफ्तों तक पूरी सीरीज को मेंटेन किया गया था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? गाजा का गला घोंटकर इजराइल दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कह दिया है कि बिजली का एक भी स्विच ऑन नहीं किया जाएगा, पानी की कोई सप्लाई नहीं होगी और ईंधन का कोई ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर भी भाई साहब के चैनल पर कम से कम 9 वीडियो दिख जाते हैं। किसी वीडियो में ईरान अमेरिका पीस टॉक्स की चर्चा है, किसी में इस्लामाबाद नेगोशिएशंस की है, किसी में वॉर की संभावनाएं बताई जा रही हैं और किसी में खामेनेई के फ्यूनरल को लेकर पूरी की पूरी प्रिपरेशंस बताई गई है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप से उसके कॉन्फ्लिक्ट, स्वेरिंग इन सेरेमनी, उमर खालिद को लिखे गए उसके लेटर, इन सारे एंगल्स पर भी उसके मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं। अब देखिए, गाजा, ईरान और न्यूयॉर्क को कवर करना गलत नहीं है। एक जर्नलिस्ट को इंटरनेशनल अफेयर्स पर जितनी वीडियो बनानी चाहिए भाई बनाओ, किसी ने आपको रोका थोड़ी है। लेकिन भाई साहब, जब आप इजराइल और अमेरिका तक रीच रखते हो तो भाई झारखंड के स्टूडेंट्स के इश्यूज पर रिसोर्सेज का बहाना कैसे दे सकते हो? अगर आपके पास हजारों किलोमीटर दूर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर 40 दिन की नंबर्ड सीरीज बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं तो रांची में अपने करियर, रिक्रूटमेंट और भविष्य के लिए लड़ रहे स्टूडेंट्स पर एक सीरियस वीडियो तो बना दो भाई। लेकिन एक्चुअली में असल समस्या रिसोर्सेज की है ही नहीं। समस्या यह है कि कौन सा प्रोटेस्ट आपके पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट बैठता है और कौन सा नहीं बैठता। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को सिलेक्शन बायस या फिर कवरेज बायस कहा जाता है। इसमें जर्नलिस्ट को फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो केवल ये तय करता है कि किस घटना को बार बार ऑडियंस के सामने रखना है, किसे नेशनल क्राइसिस बनाना है, किस आंदोलन से मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना है और किस आंदोलन को लिमिटेड रीजनल इशू बताकर आगे बढ़ जाना है। इंडियन मीडिया पर हुई एक लार्ज स्केल स्टडी में रिसर्चर्स ने 3 मेजर न्यूज़पेपर्स के 40 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल्स एनालाइज किए और रिसर्चर्स ने पाया कि देश के अंदर कुछ ही लोकेशन ऐसी हैं जिनको न्यूज़पेपर के अंदर एक्सटेंसिव कवरेज मिलती है, जबकि देश के बाकी हिस्सों की विजिबिलिटी ना के बराबर रहती है। बायस केवल गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से नहीं बनता है। किस खबर को कितनी बार दिखाया गया है, किसे हेडलाइन बनाया गया है, किस मामले में मिनिस्टीरियल अकाउंटेबिलिटी मांगी गई है या फिर किस इशू को लोकल बताकर छोड़ दिया गया है, ये सारी की सारी चीजें ऑडियंस की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करती है। लेकिन रवीश कुमार का मामला एक जर्नलिस्ट की पर्सनल चॉइस तक सीमित नहीं है। यही एग्जैक्टली सेम पैटर्न रवीश कुमार छाप इंडिपेंडेंट मीडिया के बड़े हिस्से में दिखाई देता है। अजीत अंजुम ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर डेडिकेटेड 10 मिनट शो किया जिसमें सीधा सवाल पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान पर रेजिग्नेशन का प्रेशर कितना बढ़ गया है। इसके बाद जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, रेजिग्नेशन की लाइव कवरेज हुई
और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सेलिब्रेशन तक दिखाया गया। मतलब मूवमेंट को शुरुआत से लेकर उसके पॉलिटिकल आउटकम तक लगातार फॉलो किया गया। आरफा खानम ने तो पार्लियामेंट घेराव की स्ट्रैटेजी, धर्मेंद्र प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोदी गवर्नमेंट पर बढ़ते हुए प्रेशर और रेजिग्नेशन के बाद मूवमेंट के अगले कदम क्या होंगे, इन सब पर डेडिकेटेड प्रोग्राम्स किए हैं। एक वीडियो की सीधी फ्रेमिंग तो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जा चुके हैं, अब सीजेपी को आगे क्या करना चाहिए। दूसरे प्रोग्राम के अंदर रेजिग्नेशन, आरएसएस की भूमिका और प्रोटेस्ट की फ्यूचर स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया गया। यानी दीदी जर्नलिज्म से ज्यादा एक्टिविज्म पर उतर आई थी। दूसरी तरफ लल्लन टॉप की टीम से एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इंटरेक्शन सामने आया, जिसमें स्टूडेंट खुद पूछ रहे हैं सवाल कि झारखंड के मुद्दों को नेशनल अटेंशन क्यों नहीं मिलती। भी केस वापस ले, वही बेहतर है हम लोग के लिए, अन्यथा अंतिम ऐसा हम लोग के दिन आ जाएगा कि आत्महत्या करना। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हैं सर, परेशान कर दिया है। नहीं सुन लीजिए, मुकदमे हुए थे। भैया मुकदमे क्यों हुए? जेसी कार्यालय में गए, ये लोग तोड़ फोड़ किए, जेसी चेयरमैन का गाड़ी तक को तोड़ दिए। जेल ही ठीक है सर, क्योंकि यहाँ बाहर तो कुत्ता के जैसा हमको लग रहा है सर। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जो 25-20 धारा लगा है, 25-20 रुपया मेरा पॉकेट में नहीं है। मार भात किसी तरह बना के खाते हैं आलू के चोखा के साथ। सोचिए, झारखंड के स्टूडेंट को अपनी एग्जामिनेशन डिमांड्स के साथ साथ मीडिया विजिबिलिटी की मांग भी उठानी पड़ रही है, और एग्जैक्टली यही कंपैरिजन इन लोगों की फेक न्यूट्रलिटी को एक्सपोज कर देता है। एंड इस पूरे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग केस अभिनव पांडे का है। सीजेपी प्रोटेस्ट की शुरुआत में अभिनव पांडे खुद वीडियोस में प्रोटेस्ट के दौरान हुई वायलेंस को दिखा रहे थे। उस समय ग्राउंड विजुअल्स कुछ और कहानी बता रहे थे, इसलिए अभिनव पांडे ने भी वही दिखा दिया। मैं वहाँ पे था और मैं दिखा रहा था कि जब इधर से आंसू गैस के गोले बहुत चले, वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई तो उधर से पत्थर चलने लगे। पहली गाड़ी पुलिस की यहाँ तोड़ी गई। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा था वहाँ 3, 4, 5 गोले लगातार आकर। हम मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, अपने बार बार बोलेंगे, ये पत्थर चलाना ठीक बात नहीं। इससे आप अपना आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इतने दिन से आप अहिंसा के साथ, गांधी जी के थॉट के साथ ये आंदोलन चला रहे थे, सबको इसका समर्थन कर रहा था। आज जो हुआ वो ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर उनकी अपनी ऑडियंस ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि आप स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में वायलेंस क्यों दिखा रहे हो, और कमेंट्स के अंदर प्रेशर बढ़ता देख शायद उनको ये बात समझ में आ गई कि पुलिस ब्रुटैलिटी वाला जो नैरेटिव है उस पर ज्यादा तालियां बजेंगी। बस फिर क्या था, नैरेटिव तुरंत बदल गया। देश के बच्चों को मारा गया था, और जब मैं आज आपको बताऊं, मैं भावुक नहीं होता जल्दी, लेकिन आज जब मैंने सुबह तस्वीर डाली और हमारे देश के बच्चे सड़कों पे सो रहे थे, इतनी तकलीफ हुई थी। जेन जी और इन युवाओं ने ये तय कर दिया है, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, किसी की भी हो, ये सरकार किसी के बाप की नहीं है, सरकार बच्चों की है। ये सरकार देश के युवाओं की सरकार है। अब अभिनव पांडे कहने लगे कि भाई पुलिस ने गलत किया है, बच्चों के साथ वायलेंस हुआ है, पीसफुल स्टूडेंट्स को पीटा गया है, और गवर्नमेंट ने आंदोलन को फोर्स से दबाने की कोशिश की है। मतलब पहले वही व्यक्ति प्रोटेस्ट के अंदर हुई वायलेंस को दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ऑडियंस का रिएक्शन खराब हुआ और व्यूज का गणित बिगड़ गया तो दूसरे पक्ष का नैरेटिव बनाने लग गए। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हेडलाइंस और कैप्शंस का टोन था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दिन गिने जा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और स्टूडेंट्स जीत गए हैं। लेकिन झारखंड पहुंचते ही अभिनव पांडे का फोकस फिर बदल गया। अब बताया जा रहा है कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर रही है, किसकी गिरफ्तारी हुई है, गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है, और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर फोर्स इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, ये सब बताना भी जर्नलिज्म का हिस्सा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में यही रिपोर्टिंग रेजिग्नेशन के लिए हो रही थी। यानी एक ही तरीके के 2 स्टूडेंट प्रोटेस्ट और 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके के जर्नलिज्म टेम्पलेट्स। दिल्ली में सवाल था कि मिनिस्टर रिजाइन कब करेगा, झारखंड में सवाल है कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या एक्शन ले लिया है। और इसी को फ्रेमिंग बायस कहते हैं। फैक्ट्स का पूरी तरीके से गलत होना जरूरी नहीं है। आप सही फैक्ट्स के अंदर से कुछ को बड़ा और कुछ को छोटा करके कुछ भी अलग अलग नैरेटिव बना सकते हो, और ऐसा करके एक गवर्नमेंट को इनसेंसिटिव दिखाया जा सकता है और दूसरी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल दिखाया जा सकता है। लेकिन इस एपिसोड से इतना जरूर साफ हो चुका है कि जो जर्नलिस्ट दिन रात दूसरों को निष्पक्षता का लेक्चर देते हैं, दूसरे मीडिया हाउसेस को गोदी मीडिया कहते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का आखिरी ठेकेदार बताते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स सरकार देखकर बदलते हैं। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सीधे रेजिग्नेशन मांगा जाता है, और अगर विपक्ष की गवर्नमेंट है तो दिखाया जाता है कि सरकार क्या क्या एक्शन ले रही है। और आयरनी यह है कि फिर यही लोग देश को जर्नलिज्म और निष्पक्षता का मतलब समझाते हैं।